हेलो दोस्तों, आपके सामने फिर से मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी। एक बार फिर से भाई उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं आपके सामने, क्योंकि कुछ वीडियो क्वालिटी ठीक ना होने की वजह से सभी दोस्तों का यही मानना था जी वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है। उसी वीडियो क्वालिटी को ठीक करने के लिए मैं फिर से इसी सीरीज़ को एक बार रिपीट कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो दूसरा जो पोर्शन है डेट इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। उस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपके सामने चार लाइनें क्या कहती हैं जी। तू नहीं कोई और सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, लाख हैं हंसी इस ज़माने में सनम, तू अकेली तो नहीं। इस छोटी सी शायरी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शायरी पसंद आई होगी। इसी हंसी खुशी के माहौल के साथ फिर से अपने कंटेंट को शुरू करते हैं। डेट इज़ कॉल्ड ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। भाई क्या पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स रही होंगी किसी भी केमिकल रिएक्शन की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या हो सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहली चीज़ जो आती है वो आती है चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट, भाई जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो उसकी क्या चेंज हो रही होगी, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही होगी। फिजिकल स्टेट का मतलब उसकी भौतिक जो स्टेट है, अवस्था है, वो क्या कर रही होगी, बदलती हुई नज़र आ रही होगी। फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकती है, कोई चीज़ सॉलिड हो सकती है, कोई चीज़ लिक्विड हो सकती है, कोई चीज़ क्या हो सकती है, गैस हो सकती है, या फिर किसी चीज़ के क्या बन सकते हैं, पीपीटी भी बन सकते हैं। तो दीज आर सम फिजिकल स्टेट्स विच आर गेटिंग टू बी चेंज। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, इन्हें आप क्या कह सकते हो, भौतिक बदलाव कह सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो मैं कहूँ कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहा होगा, जब उसे जलाया गया, जलाने का मतलब किसकी मौजूदगी में, एयर की मौजूदगी में, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा एक गैसियस प्रोडक्ट बनता है, डेट इज़ कॉल्ड CO2 गैस, जिसे आप क्या कह सकते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस कह सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। दूसरा क्या कह सकता हूँ, बर्निंग ऑफ ए फ्यूल। भाई जब भी आप किसी फ्यूल को जलाओगे, बर्निंग ऑफ फ्यूल। अब फ्यूल क्या क्या हो सकते हैं भाई, चाहे आप क्या पेट्रोलियम हो कह सकता हूँ, या फिर आपका क्या हो डीजल। ये एक प्रकार के क्या होते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और जब भी इन्हें आप क्या करोगे, बर्न करोगे, बर्न का मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी चीज़ को जलाना। तो जैसे ही आप इन चीज़ों को पेट्रोल या डीजल को जलाते हुए नज़र आओगे तो यहाँ से जो कंपोनेंट बना होगा डेट इज़ कोल्ड वाटर वेपर। तो कह सकता हूँ पहली चीज़ लिक्विड रही होगी, प्लस साथ साथ क्या बनी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कह सकता हूँ यहाँ पे भी जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसकी फिजिकल स्टेट क्या करती हुई नज़र आ रही है, बदलती हुई नज़र आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चेंज इन फिजिकल स्टेट का जो कंसेप्ट है वो आपको क्या हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। दूसरा, फिजिकल स्टेट चेंज होने के साथ साथ कई बार क्या देखने को मिलता है कि आपकी जो हीट होती है वो भी केमिकल रिएक्शन में चेंज हो जाती है। चेंज इन हीट, चेंज इन हीट या हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन, या फिर किस नाम से पढ़ सकते हो, हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो पक्की बात है उसमें से क्या चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होगा, हीट चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। हीट चेंज के आधार पे केमिकल रिएक्शन दो प्रकार की हो देखी गई है या पाई गई है। ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज, केमिकल रिएक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज केमिकल रिएक्शंस आर यूजुअली ऑफ टू टाइप्स। दो प्रकार की हीट चेंज के आधार पे केमिकल रिएक्शन देखी गई है। पहली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्या कह सकता हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दूसरी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन, या फिर क्या कह सकता हूँ, एंडरगोनिक रिएक्शन।
ये इनके कुछ नाम होते हैं। अब क्वेश्चन ये एक्सोथर्मिक, पहला कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या, जिसके पीछे एक्स जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? एक्स। क्या जुड़ जाए जी? एक्स। जैसे आजकल बहुत सा फैशन चला हुआ, जैसे लोग कहते हैं मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। एक्स का मतलब पास्ट, जो छोड़ चुके, डेट इज कॉल्ड एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है? एग्जिट, या फिर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है एग्जिट, मतलब बाहर निकलना। तो इसका मतलब ऐसी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शन, कैसी रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड और रिलीज्ड, ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट इवॉल्व या रिलीज होती हुई नजर आए, इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कह सकता हूं ऐसी रिएक्शंस, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें से हीट इवॉल्व होती हुई नजर आए, उन रिएक्शंस को आप क्या कह सकते हो? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कह सकते हो। उदाहरण के लिए, या फिर उदाहरण देने से पहले रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं, हाउ टू रिप्रेजेंट ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन क्या दिखा सकते हो? ओल्डर जो कंसेप्ट है, पुराने कंसेप्ट के अनुसार, ओल्डर कंसेप्ट कहता है अगर प्रोडक्ट के साथ क्या लिखा हुआ है? प्लस हीट। प्रोडक्ट प्लस क्या लिखा हुआ है? हीट। प्रोडक्ट प्लस क्या लिखा हुआ है? हीट। तो रिएक्शन किस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन को क्या करती हुई नजर आती है? रिप्रेजेंट करती हुई नजर आती है। तीसरा, हाल ही में इस कंसेप्ट को पहले पूछा जाता था, अभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रोडक्ट की तरफ क्या लिख देगा? हीट। एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझाऊंगा, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एट प्रेजेंट टाइम, अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, एट प्रेजेंट टाइम हीट चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is shown by enthalpy change. Enthalpy change of the reaction. हाल ही के समय में हीट चेंज जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, उसे किससे दर्शाया जाता है? हीट चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन से आप क्या कर सकते हो? उसे दर्शा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आपकी जो एंथैल्पी चेंज है, क्या है भाई? एंथैल्पी चेंज, उसको किससे दिखाया जाता है? उसकी रिप्रेजेंटेशन डेल्टा एच होती है। अगर किसी का डेल्टा एच नेगेटिव है, कैसा है? नेगेटिव, तो रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। इसके आधार पे आप कह सकते हो रिएक्शन क्या रही होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन रही होगी। जैसे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, एक प्रोसेस होती है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। भाई जिसकी सहायता से आप क्या बना सकें? अमोनिया का निर्माण कर सके, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। NH3 गैस बना सकें, उस प्रोसेस को केमिस्ट्री में क्या कह सकते हो? हेबर्स प्रोसेस कह सकते हो। जैसे नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। सही है। इस रिएक्शन के लिए दो प्रकार के ओल्डर कंसेप्ट दिखा देता हूँ। ओल्डर कंसेप्ट के आधार पे क्या कहता है? ओल्डर कंसेप्ट के आधार पे कहता है प्लस 91.0 किलो जूल पर मोल। मतलब ये प्रोडक्ट हो गया और ये क्या लिखी हुई है? प्लस हीट। अभी अभी सिखाया था प्रोडक्ट प्लस हीट कैसी रिएक्शंस को दर्शाते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को दर्शाते हैं। तो ये तो हो गई पुराने ज़माने के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन। हाल ही की रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो इसी रिएक्शन के लिए मैं इसका एंथैल्पी चेंज दर्शा दूं तो ये रिएक्शन किसके लिए कन्वर्ट हो जाएगी? मॉडर्न टाइम के लिए कन्वर्ट हो जाएगी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका जो डेल्टा एच होता है वो -91.0 किलो जूल पर मोल होता है। तो कह सकता हूँ ये रिएक्शन एक प्रकार की कैसी रिएक्शन रही होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन रही होगी, जिसे आप आसानी से
ऐसे क्या कर सकते हो, डेजिग्नेट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तीसरा, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें बड़ी दिक्कत रहती है भाई कि किसको एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल कंसिडर करें, किसको नहीं। तो सबसे आसान, कंबशन रिएक्शन जितनी भी है, कौन सी रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस को जलाया जाए, क्या किया जाए, किसी भी सब्सटेंस को जलाया जाए इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ऐसे रिएक्शंस को आप क्या कह सकते हैं, कंबशन रिएक्शन कह सकते हैं। मैंने क्या कहा, किसी चीज़ को बर्न किया जाए, किस में, इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, तो मैं कह सकता हूं कैसी कंबशन हुई होगी, कंप्लीट कंबशन। अगर किसी चीज को जलाया जाए, बर्न्स, सब्सटेंस बर्न्स इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, उसे आप क्या कह सकते हो, कॉल्ड एज इनकम्प्लीट कंबशन। अगर किसी चीज को आप जला रहे हो लिमिटेड सप्लाई के अंदर, तो उस समय वो कंबशन कंप्लीट ना हो के किस नाम से जानी जाएगी, इनकम्प्लीट कंबशन के नाम से। तो जितनी भी कंबशन रिएक्शन है, सारी की सारी कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ मीथेन, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जला दो, हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर वेपर प्लस CO2 प्लस हीट इवोल्व होती हुई नजर आएगी। CH4 प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या बना होगा, CO2 प्लस H2O प्लस क्या इवोल्व हुई होगी, हीट। तो कह सकता हूँ इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कार्बन, कार्बन की कौन सी फॉर्म, D का मतलब होता है डायमंड फॉर्म। अगर उसे जलाया जाए एयर, तो प्रोडक्ट बना होगा CO2 प्लस जो हीट इवोल्व हुई होगी वो कितनी, 395.3 किलो जूल पर मोल। तो कह सकते हो ये रिएक्शन भी किसका एग्जाम्पल रही होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का क्या रही होगी, एग्जाम्पल रही होगी। इसके बाद CG, G का मतलब गैस ना समझे, G का मतलब होता है कार्बन की कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म, ग्रेफाइट फॉर्म। उसे भी जलाया गया होगा ऑक्सीजन एयर की मौजूदगी में, प्रोडक्ट क्या बना होगा, CO2 प्लस 393.5 किलो जूल पर मोल। तो कह सकता हूँ ये रिएक्शन भी कैसी रिएक्शन रही होगी, एक्सोथर्मिक। मतलब जितनी भी कंबशन रिएक्शंस हैं, जितनी भी कंबशन रिएक्शन हैं, सारी की सारी कैसी रिएक्शन हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप आसानी से कह सकते हो जितनी भी कंबशन रिएक्शन हैं आर कंसिडर्ड एज ए एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा, जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जितनी भी क्या है भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो सारी की सारी कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सोल्ट प्लस वाटर। ये सारी की सारी रिएक्शन कैसी रही होंगी, एक्सोथर्मिक। भाई किसी एसिड के अंदर अगर आपने किसी बेस को डाला तो रिएक्शन हो जाएगी और क्या बनाएगी, सोल्ट प्लस क्या इवोल्व होती हुई नजर आएगी, हीट। तो कह सकता हूँ इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी किसी एसिड या बेस की रिएक्शन करवाई जाती है तो उसके लिए जो हीट इवोल्व होती है डेट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो कितनी हीट इवोल्व होती है, -57.1 किलो जूल कितनी पर मोल। ये आप हायर स्टडीज़ में पढ़ाया जाएगा कि ये क्या है। इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है डेट इज़ कॉल्ड -57, मतलब माइनस का मतलब रिएक्शन कैसी रही होगी, एक्सोथर्मिक। दूसरा, मैं कहूँ सल्फ्यूरिक एसिड रही होगी, उसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवा दूँ तो ये भी एसिड बेस रिएक्शन है। तो कह सकता हूँ ये भी एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैं दीज आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ
एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट प्लस हीट, तो रिएक्शन कैसी रही होगी, एक्सोथर्मिक। प्रोडक्ट प्लस हीट, रिएक्शन कैसी रही होगी, एक्सोथर्मिक। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं ये लिमिटेड एग्जाम्पल है, बहुत सारे हैं एसिड और बेस के एग्जाम्पल, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तीसरा भाई, हाल ही में जैसे जैसे त्यौहार आते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों को पेंट करने की कोशिश करते हैं, कली करने की कोशिश करते हैं। देसी भाषा में कहा जाए तो आपका जो कली होता है दैट इज कॉल्ड चूना पत्थर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, क्विकलाइन, जिसे आप क्या कह सकते हो, क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे देशी भाषा में आप क्विकलाइन कह सकते हो, चूना पत्थर कह सकते हो। क्या कह सकते हो, चूना पत्थर। उसको उठा के अगर मैं पानी में डाल दूं तो जो प्रोडक्ट बनता है डेट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप आसानी से क्या कह सकते हो, स्लेक लाइम कह सकते हो। ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए भाई यहाँ, स्लेक लाइम, या फिर आप क्या कह सकते हो, लाइम वाटर कह सकते हो। और जब ये रिएक्शन होती है, दिस रिएक्शन प्रोड्यूस्ड हिसिंग साउंड। कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है भाई, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे हाल ही में बड़े ही सीरियल चल रहे हैं, नाटक चल रहे हैं, जैसे आपकी जो नागिन नाटक आता है उसमें आपने देखा होगा हर कोई नागिन बन जाता है, पता ही नहीं चलता कि कितने नाग हैं कितने नागिन हैं। तो आपने देखा होगा वहाँ से एक साउंड क्रिएट होती है, डेट साउंड इज कॉल्ड हिसिंग साउंड। जैसे ही आपने कड़ी के मटके के अंदर पानी डाला होगा तो वहाँ से बबल्स बनते हैं और उनसे साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, हिस साउंड प्रोड्यूस होती है। इसीलिए हिस रिएक्शन को हिसिंग रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिसिंग रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, हिसिंग रिएक्शन। इस तरफ दूसरी तरफ नहीं देखना मेरे दोस्त, इसे क्या कहा जाता है, हिसिंग रिएक्शन कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हुई होगी। कुछ समय बाद आपने देखा होगा जो मटका होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। चौथा एग्जाम्पल क्या कह सकते हो, रोटनिंग ऑफ वेजिटेबल्स। रोटनिंग ऑफ वेजिटेबल्स भाई, जब भी अपने घरेलू काम करते हैं तो आपने देखा होगा अपने घर में आपकी आलू का छिलका होता है या किसी भी फ्रूट का छिलका होता है, उसको उठा के हम गांव में एक देसी भाषा में कहते हैं कुल्डी, उसमें जाके क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। जैसे ही उस कुल्डी से खाद बनती है तो आपने जब खाद की गाड़ी या ट्रैक्टर भरा होगा तो आपने देखा होगा खाद में से हीट इवोल्व होती है। तो ये सारी जो हीट इवोल्व हो रही है वो किसकी वजह से, कभी ना कभी आपने वहाँ पे वेजिटेबल या फ्रूट के छिलके डाले होंगे जिनकी वजह से वो खाद बनी, और जो क्या क्रिएट करके दे रही है आपको, हीट क्रिएट करके दे रही है। तो रोटनिंग ऑफ वेजिटेबल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पांचवा, कई बार पूछ लेता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो भी एक प्रकार की एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है भाई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे भाई, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या हुआ, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ग्रहण होना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, O2 का अंदर जाना, और आउटटेक ऑफ CO2, CO2 का बाहर जाना। इसे आप क्या कह सकते हो, रेस्पिरेशन। या फिर सिंपल रेस्पिरेशन की टेक्निकल टर्म्स में बात की जाए, अगर किसी के भोजन का ऑक्सीकरण करवा दिया जाए, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करवा दिया जाए, उसे भी आप क्या कह सकते हो, रेस्पिरेशन कह सकते हो। ऑक्सीजन आपके अंदर गई होगी, आपके अंदर क्या मौजूद होता है, ग्लूकोज, तो उसने ग्लूकोज की क्या करवा दी, ऑक्सीडेशन। तो मैं कह सकता हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ क्या करवाई रेस्पिरेशन होने के दौरान, फूड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई रेस्पायर किया होगा आपने, ऑक्सीजन को अंदर लिया होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पहुंची, उसने फूड को क्या करवा दिया, ऑक्सीडाइज। अब फूड क्या होता है, फूड कुछ नहीं होता, एक प्रकार का ग्लूकोज का फॉर्म है, डेट इज C6H12O6। जैसे ही ऑक्सीजन इसके पास पहुंची होगी, इसने क्या प्रोड्यूस करवाई, CO2 प्लस क्या प्रोड्यूस करवाई, वाटर वेपर प्लस वाटर कह सकते हो, प्लस क्या इवोल्व करवाई, हीट। तो मैं कह सकता हूँ ये हो गया प्रोडक्ट, और ये क्या लिखा हुआ है, प्लस हीट। तो प्रोडक्ट प्लस हीट रिएक्शन कैसी हो गई,
एक्सोथर्मिक। पेपर में कई बार पूछ लेता है कि हाउ वुड यू प्रूव दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो प्रूव कर सकते हो कैसे? रेस्पिरेशन का कुछ नहीं, सीधा सा काम है फूड का ऑक्सीकरण करवाना, ऑक्सीडेशन करवाना। इसके आधार पे मैं कह सकता हूँ इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। छठा एग्जाम्पल, जब भी किसी मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए? डाइल्यूट एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट जो बनता है ये आपको चैप्टर नंबर 2 में सिखाया जाएगा। डेट इज कोल्ड मेटल सोल्ट प्लस कौन सी गैस इवोल्व होती है? हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ जी, ये आपका एक बीकर रहा होगा, फ्लास्क रही होगी, कोनिकल फ्लास्क। कौन सी फ्लास्क रही होगी? कोनिकल फ्लास्क। इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर मैं कहूँ कि जिंक ग्रेन्यूल डाल रखे हैं, इसके अंदर डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन डाल रखा है, और ऊपर से इसके अंदर क्या डाल देता हूँ? जिंक ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल का मतलब होता है टुकड़े, जिंक के टुकड़े डाल देता हूँ। जैसे ही इसके अंदर जिंक के टुकड़े डलते हैं तो जो रिएक्शन होती है वो होना शुरू हो जाती है। रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते हैं, इसे मेटल सोल्ट कहा जाता है। प्लस कौन सी गैस इवोल्व हो जाती है? हाइड्रोजन गैस। अगर आपने चार्जेस नहीं लिखे जिंक के तो आप यहाँ लिख सकते हो, जिंक जो होता है उसका सिंबल Zn और उस पर चार्ज कितना? +2, और सिंबल रिप्रेजेंटेशन Zn+2। हाइड्रोक्साइड आयन जो होती है, ये और लिख लें साथ साथ, हाइड्रोक्साइड आयन का जो फॉर्मूला होता है वो OH, उस पर चार्ज कितना? -1, तो रिप्रेजेंटेशन OH-। ऐसे ही आपके फ्लोराइड आयन होती है, क्लोराइड आयन मौजूद होती है, ब्रोमाइड आयन मौजूद होती है, आयोडाइड आयन मौजूद होती है। तो इन सभी के ऊपर चार्ज कितना मौजूद होता है? -1 चार्ज मौजूद होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ज़रूरी नहीं यही मेटल नहीं, कोई भी मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ डालोगे तो पता करोगे जो कोनिकल फ्लास्क है या जो कंटेनर है वो गर्म हो जाता है। तो गर्म तब होगा जब सामने वाला हीट को क्या कर दे? रिलीज कर दे या इवोल्व कर दे। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कह सकता हूँ ये भी किसका उदाहरण रहा होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण रहा होगा। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, चमका होगा। अब छोटा सा एक शेर और शायरी जिससे आपका मन फिर से खुश हो जाए बीचों बीच। ध्यान से सुना है, शेर और शायरी क्या कहती है? मेरे प्यार को वे वफाई का नाम दे गई। वाह क्या बात है, क्या कह रहे हैं? मेरे प्यार को वे वफाई का नाम दे गई, मेरे दिल को अपनी यादों का पैगाम दे गई। मैंने कहा मेरे दिल में दर्द है तेरे बिना, मैंने कहा मेरे दिल में दर्द है तेरे बिना, वो जाते जाते झंडू बाम दे गई। तो आपके साथ जीवन में ऐसा ना हो, इसीलिए आपसे अनुरोध है, अपना काम सिर्फ एक है, डेट इज स्टडी। अपनी फोकस पूर्ण रूप से पढ़ाई पे रखें ताकि आपको जीवन में झंडू बाम की आवश्यकता ना पड़े। तो चलते हैं दूसरी रिएक्शन, डेट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या कहती है? ऐसी रिएक्शन, दोज रिएक्शंस in which heat is absorbed। हीट को क्या किया जाए? हीट इज absorbed is called as एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाए, या फिर क्या कह सकते हो? एंडरगोनिक रिएक्शन। उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक्सोथर्मिक वर्सेस एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? रिप्रेजेंटेशन कहती है जी ओल्डर कंसेप्ट। ओल्डर कंसेप्ट क्या कहता है? ओल्डर कंसेप्ट कहता है कि प्रोडक्ट के साथ अगर क्या लिखा हुआ माइनस हीट, तो रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक। एट प्रेजेंट टाइम, हाल ही में कैसे दिखाते हैं? सेम टू सेम वही है। एट प्रेजेंट टाइम हीट चेंज इज शोन बाय एंथैल्पी चेंज। जैसे आप डेल्टा एच दिखा सकते हैं। अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कैसा हो जाए? पॉजिटिव, तो रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक।
एक जगह लिख देता हूँ, प्रोडक्ट के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस हीट, तो रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक। अगर डेल्टा एच कैसा लिखा हुआ है, नेगेटिव, तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। अगर प्रोडक्ट माइनस हीट लिखा हुआ है तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। अब तक ये पढ़ाया है जी, ये इसका क्या है, कंक्लूजन है। क्या है भाई ये इसका कंक्लूजन। उम्मीद करता हूँ ये कंक्लूजन यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगला क्वेश्चन कि हम कैसे रिप्रेजेंट करें, एक एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल कैसे पहचानें कि कौन सा एग्जाम्पल एंडोथर्मिक रिएक्शन का रहा होगा। तो सबसे आसान बात, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जितनी भी डिकम्पोजिशन, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस सीरीज़ के अंदर टाइप ऑफ रिएक्शन नाम का वीडियो बना रखा है, तो आपसे अनुरोध है टाइप ऑफ रिएक्शन देखें, जिसमें आपको अपने आप पता चल जाएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस प्रकार की होती है। तो मैंने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब किसी भी कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या कर दें, हीट कर दें, थर्मल डिकम्पोजिशन की टाइप है ये, तो कैल्शियम सॉलिड ऑक्साइड सॉलिड बना होगा प्लस CO2 गैस यहाँ से इवोल्व कर गई होगी। इस प्रोडक्ट को क्विक लाइम कहा जाता है, या फिर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसे केमिस्ट्री में लाइमस्टोन के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे मार्बल के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे चोक पाउडर के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको क्लियर हो रहे होंगे। दूसरा एग्जाम्पल है उस सीरीज़ में जब पढ़ेंगे आप सीक्वेंस में, डेट इज़ PbNO3 लेड नाइट्रेट। पढ़ाते वक्त मैंने लेड का चार्ज बताया था, डेट इज़ +2 चार्ज मौजूद होता है। तो इसका मतलब जैसे ही आप इसको हीट करते हुए नज़र आएंगे तो PbO सॉलिड बना होगा जो येलो कलर का होता है, प्लस कौन सी गैस इवोल्व होगी, NO2 गैस, जिसका रंग कैसा रहा होगा, रेडिश ब्राउन, प्लस कौन सी गैस इवोल्व हुई होगी, ऑक्सीजन गैस। तो कह सकता हूँ इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें किसी भी रिएक्शन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़े। ऐसी रिएक्शंस को आप क्या कह सकते हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कह सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तीसरा, आपकी घरेलू चीज़ की बात कर लेते हैं, NaHCO3। जैसे आप क्या कह सकते हो, बेकिंग सोडा किस में काम आता है, केक बनाने के, या घर में जब कोई कार्यक्रम हो तो आप पूरियाँ भी बनाते हैं ये डाल के, तो प्रोडक्ट बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस कौन सी गैस, CO2 गैस, जिसकी वजह से सारा कार्यक्रम होता है, पूरी जो होती है वो फूल जाती है कौन सी गैस, अंदर भरने की वजह से, डेट इज़ कौन सी गैस, CO2 गैस। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं एंडोथर्मिक के जो आपको पसंद आ रहे होंगे। चौथा, मैं कहूँ बेरियम हाइड्रोक्साइड। अभी हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मूला लिखा था, बेरियम पे चार्ज कितना, +2। एक से ज़्यादा एटम हो तो एक से ज़्यादा एटम है, ब्रैकेट लगा दूँ, चार्ज कितना, -1। ऐसी संख्या सोची जाए जिससे दोनों का पूर्णतः विभाजन 1, तो फॉर्मूला बना होगा BaH2। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का जो फॉर्मूला होता है डेट इज़ NH4 प्लस, इसके ऊपर चार्ज कितना मौजूद होता है, +1। तो क्लोराइड ब्रोमाइड फ्लोराइड अभी बताए थे, चार्ज कितना मौजूद होता है, -1। जैसे ही इसके ऊपर जोड़ते हुए नजर आओगे प्रोडक्ट बनेगा BaCl2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगली सीरीज़ में यही सिखाया जाएगा कि प्रोडक्ट कैसे बनते हैं और उन प्रोडक्ट्स की बैलेंसिंग कैसे की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो आपको आसानी से क्या हो रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे। दूसरा, मैं कहूँ नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, इस प्रोसेस को ब्रिकलैंड एंड इडाई प्रोसेस कहा जाता है, प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, NO गैस के अंदर। तो आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, माइनस हीट। और जब आपके सामने हो प्रोडक्ट माइनस हीट, तो रिएक्शन कैसी होती है,
एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होता है वो पॉजिटिव होता है प्लस 81 पॉइंट समथिंग 5 किलो जूल क्या रहा होगा पर मोल। तो कह सकता हूँ दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ किसके, एंडोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एक एग्जाम्पल रहे होंगे। पहला पढ़ा हमने चेंज इन फिजिकल स्टेट, दूसरा चेंज इन क्या कह सकते हो हीट। जब किसी की हीट बदल जाती है तो इसी के लिए इसी को आप किस में लिख सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के भी यही पॉइंट रहेंगे जो हीट चेंज के पॉइंट रहे होंगे, क्योंकि टेम्परेचर तभी बदलेगा जब किसी सिस्टम की क्या बदलती हुई नज़र आएगी, हीट बदलती हुई नज़र आएगी। तीसरा क्या कह सकता है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, किसका निर्माण हो जाए, पीपीटी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं भाई, एक इनसोल्यूबल कंपाउंड की फॉर्मेशन, जब उसके अंदर से किसी गैस को पास करवाया जाए या फिर किसी कंपाउंड्स की रिएक्शन एक्वस मीडियम में आपस में करवाई जाए तो एक सॉलिड प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है जो सोल्यूबल ना हो किसी एक्वस मीडियम में और वो नीचे सेटल डाउन कर जाए, उसे आप केमिस्ट्री में क्या कह सकते हो, प्रेसिपिटेट्स कह सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी कहा जाता है। इसका मतलब साधारण भाषा में समझाऊं, एक ग्लास रहा होगा, उसे मिट्टी डाल दो उस ग्लास के अंदर। जैसे ही मिट्टी डालोगे ग्लास के अंदर, कुछ समय बाद आपने देखा होगा जो मिट्टी है वो पेंदे के अंदर बैठ जाती है। तो उसे आप समझ सकते हो, उस कल्पना के आधार पे आप समझ सकते हो जो सेटल डाउन हुआ होगा इट इज़ ए टाइप ऑफ पीपीटी। उदाहरण के लिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो पीपीटी की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे आपके सिलेबस में लेड नाइट्रेट दे रखा है, क्या दे रखा है, लेड नाइट्रेट। और भाई कलर याद हो जाने चाहिए क्योंकि आजकल कलर्स के ऊपर बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बना होगा वो PbI2 सॉलिड प्रोडक्ट बना होगा, जिसके कैसे पीपीटी, और पीपीटी को हमेशा डाउनवर्ड एरो से दिखाया जाता है। किस एरो से, डाउनवर्ड एरो से। येलो पीपीटी बने होंगे प्लस कौन सी गैस, कौन सा प्रोडक्ट बना होगा, पोटासियम नाइट्रेट। तो कह सकता हूँ इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड रिप्रेजेंट दैट द रिएक्शन विल प्रोसीड और नॉट। इससे ये पता चल जाएगा कि रिएक्शन हो रही है या नहीं, क्योंकि पीपीटी येलो तभी बने होंगे जब रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी। अगली रिएक्शन होती है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। तो इस रिएक्शन का भी पता करने के लिए क्या देखते हैं, इसके पीपीटी बन जाते हैं BaSO4 जो सॉलिड होते हैं और पीपीटी को डाउनवर्ड रिएक्शन से दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं वाइट पीपीटी। प्रोडक्ट बना होगा 2NaCl। तीसरा एग्जाम्पल क्या कह सकता हूँ, बेरियम क्लोराइड ही रहा होगा। और इससे पीछे वाली सीरीज में मैंने पढ़ाया था सोडियम सल्फाइड, ये था सल्फेट और ये है सल्फाइड। क्या है जी, सोडियम सल्फाइड। क्या है, सोडियम सल्फाइड। तो इसका फॉर्मूला Na2SO3 रहा होगा। प्रोडक्ट क्या बना होगा, BaSO3 प्लस प्रोडक्ट बना होगा 2NaCl। इसके भी पीपीटी कैसे बने होंगे, वाइट पीपीटी। तो कह सकता हूँ ये भी एक प्रकार का दिखा रहा है कि किसी भी रिएक्शन में पीपीटी के आधार पे भी आप रिएक्शन को डिसाइड कर सकते हो कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ। प्रोडक्ट के अंदर एक्वस रहा होगा, इसकी रिएक्शन NaCl के साथ करवा दी जाए तो ये भी एक प्रकार का AgCl सॉलिड पीपीटी बना होगा। तो कह सकता हूँ इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ किसका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। इसका मतलब यहाँ से मोटी मोटी बात ये है कि आने वाली सीरीज़ में आपको एक रिएक्शन पढ़ाई जाएगी डेट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मतलब जितने भी प्रेसिपिटेशन के एग्जाम्पल हैं ज़्यादातर किसको फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ पीपीटी के आधार पे भी आप रिएक्शन को क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि पीपीटी बने हैं या नहीं बने। चौथा, इसी कंसेप्ट को कैसे लिख सकता हूँ, फोर्थ, चेंज इन कलर। भाई जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो हो सकता है उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बनते समय उसके कलर को क्या हो जाए, चेंज होता हुआ नजर आए। जैसे इन्हीं एग्जाम्पल को फिर से रिपीट कर देता हूँ। लेड नाइट्रेट कैसा कलर ऑब्टेन हुआ होगा, आपका येलो कलर ऑब्टेन हुआ होगा। दूसरा AgCl प्लस NaNO3 कैसा कलर ऑब्टेन हुआ होगा, वाइट कलर ऑब्टेन हुआ होगा कह सकता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह सकता हूँ, मैं कहूँ लेड नाइट्रेट रहा होगा
और उसको मैं क्या करवा देता हूँ, डिकम्पोज करवा देता हूँ। जैसे ही डिकम्पोज करवाऊँगा PbO सॉलिड प्लस क्या रहा होगा NO2 गैस प्लस क्या ऑक्सीजन गैस, तो कह सकता हूँ इसके फ्यूम कैसे बने होंगे, रेडिश ब्राउन फ्यूम बने होंगे, और इसके कैसे येलो कह सकता हूँ, और ये होता है लेड नाइट्रेट। इसके आधार पे भी आप आसानी से कह सकते हो कि इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल किसका, चेंज इन कलर का। तीसरा, कॉपर सल्फेट को अगर मैं हीट कर दूं तो जो प्रोडक्ट बना होगा डेट इज़ कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, SO2 क्या हो गया, SO2। तो आंसर कह सकते हो 2 2 4 10 और 10 और 4 14 और 2 क्या हो गए 16। इक्वेशन को भी क्या कर दिया गया, बैलेंस। इसका जो रंग होता है डेट इज ब्लैक कलर। इसके जो रंग आएगा किस प्रकार का कलर ऑब्टेन होता हुआ नजर आएगा, ब्लैक कलर ऑब्टेन होता हुआ नजर आएगा। तो कह सकता हूँ क्या तो PPT की फॉर्मेशन हो जाए किसी रिएक्शन में पता करने की कैरेक्टरिस्टिक्स का, दूसरा हीट चेंज हो जाए या टेम्परेचर चेंज ऑफ द रिएक्शन हो जाए, तीसरा चेंज इन कलर हो जाए, चौथा क्या कह सकते हो चेंज इन फिजिकल स्टेट हो जाए किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ये कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन थी जिसके आधार पे आप आसानी से कह सकते हो कि कोई रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ होगा प्रोडक्ट के अंदर। तो ये वो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब अगले वीडियो सेक्शन में आपसे मुलाकात होगी कि हाउ टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। उससे पहले वीडियो सेक्शन में आप क्या पहले से कंटेंट डाला हुआ है, हाउ टू मेक ए केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव, वो ऑलरेडी करवा चुका हूँ। दूसरा, इसके बाद इक्वेशन के प्रोडक्ट्स बनाने सिखाए जाएंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन की बैलेंसिंग, और ये वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ कि वाई डू वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाया जा सके। तो तब तक के लिए जो सीरीज़ आपके लिए आ रही है इसको कंटिन्यू रीड करना है। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा अब आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आपका बड़ा आभार होगा। आप ही के आधार पे ये कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।